हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुनीत कौर, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस। लास्ट के 2 महीने ऐसे पढ़ लो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज तक जिसका स्कोर अच्छा आता रहा वो ही फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा। इतिहास बदल सकता है। क्रिकेट मैच में भी हमने देखा है कि आखिरी के ओवर्स के अंदर भी एक प्लेयर अच्छे रन मार के मैच को जिता सकता है। इसका मतलब लास्ट के टाइम में जैसे आप स्टडी करते हैं वो आपकी पूरी गेम चेंज कर सकता है। ऑल्सो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर्स में हम पूरा साल नहीं पढ़ते, पर आखिरी के टाइम जो हम लोग पढ़ते हैं 10 दिन के अंदर जो हम सिलेबस कवर करते हैं वो हमने पूरे साल में नहीं कवर किया। इस वजह से लास्ट 60 डेज का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लग के मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी है ताकि आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अ अमेजिंग प्लान जहां पर आप 60 डेज के अंदर एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने अलग सर के एक शॉर्ट वीडियो के अंदर सुना था कि जितनी देर आप नहीं पढ़ रहे हैं उतनी देर और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये जरूरी है कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। ये भी इक्वली मैटर करता है। जितनी देर आप नहीं पढ़ रहे हैं उतनी देर बाकी लोग पढ़ रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का भी चांस इंक्रीज हो रहा है। तो जब जब आप ना पढ़ें, अपने आप को पुश करने के लिए आप ये सोचें कि उतनी देर में बाकी लोग पढ़ रहे हैं जो आपके रेस को जीत सकते हैं। क्या स्टडी प्लान हो सकता है, जल्दी से मूव ऑन करते हैं एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 60 डेज आई एम कंसिडरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड मैं कंसिडर कर रही हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। एंड इसके लिए देखिए, अगर हम कंसिडर करते हैं कि टाइम कम है, बिकॉज 60 डेज के अंदर आप इधर उधर भटक तो नहीं सकते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक बुक को रेफर कर सकते हैं। सो माय वन सजेशन, यू कैन बाय बुक। वो बुक आपकी पास, बिकॉज पीडब्ल्यू पे भी ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि पीवाईक्यूज की हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं जहां पे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, कि क्वेश्चंस आपको सॉर्टेड मिल जाएंगे टॉपिक वाइज एंड आप बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करेंगे। द पर्पस ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ पीवाईक्यूज, बिकॉज यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रहे हैं, कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन के, कहां पे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा रहा है ना, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट अप्रोच से पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ पेपर। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको यहां से नॉलेज मिल सकती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। तो सबसे प्राइम पॉइंट है कि आप पीवाईक्यूज के ऊपर सबसे पहले वर्क करें। दूसरा पॉइंटर ऐसा है जहां पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर उठाना है और उस पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना है। कंसिडरिंग आपको कुछ आता है कि नहीं आता, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा, पूरा क्वेश्चन पेपर उठाएं एंड 3 घंटे में सॉल्व करें। एंड ऐसे आपको 3 पेपर्स करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे आपको 3 पेपर्स पूरे सॉल्व करने हैं। बिकॉज ऐसा करने से होगा आपका सेल्फ इवैल्यूएशन। यू विल गेट टू नो कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो वीक एरियाज के अंदर आते हैं, एंड ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। एंड ऑब्वियसली एज यू नो, वीकनेसेस के ऊपर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि पेपर 1 में ऐसे कौन से टॉपिक थे जो मैं कर पा रही हूँ या जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सेम एज पेपर 2 में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप कर पा रहे हो या जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सीक्रेट बताती हूँ। अगर आप एक एक यूनिट की पूरी रिसर्च के अंदर जाने लगोगे तो उसमें तो सालों लग जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पिन पॉइंटेड स्टडी करें। पिन पॉइंटेड स्टडी का मतलब होता है कि एग्जाम की नीड को समझो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है, तो पिन पॉइंटेडली अपनी प्रिपरेशन को आप चैनलाइज करो कि आपको उसी तरीके से पढ़ना है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस। एंड यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको एग्जामिनेशन दिलवा सकती है। अगर आप सोचें कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, क्वांटिटी के पीछे भागेंगे तो एम्प्टी हैंडेड रहेंगे। चैनलाइज योर प्रिपरेशन।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द थर्ड पॉइंटर, जो कि है डिवाइडेड अप्रोच को अप्लाई करना। डिवाइडेड अप्रोच बेसिकली क्या है कि आप अपने, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना बराबर टाइम दे रहे हैं, पेपर 1 को भी एंड पेपर 2 को, दोनों को बराबर टाइम दे रहे हैं। तो पहली बात तो बराबर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि पेपर 1 के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनका थ्योरी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, होते हैं ना कुछ बच्चे रटने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत जल्दी रट लेते हैं, तो उनका थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि माइट भी वैसे सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो उनका प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पेपर 1 शुड बी डिवाइडेड इक्वली, थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल टॉपिक्स। तो आप बेसिकली देखें कि आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है, क्या आप थ्योरी में ज्यादा अच्छे हैं या फिर आप वीकनेस जो आपकी है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो जो आपका ज्यादा स्ट्रांग एरिया है उसको बेसिकली आप सिस्टमाइज करें एंड रिवीजन के अंदर रखें, जो आपका स्ट्रांग एरिया है उसको आप थोड़ा वर्क करें। सेम अप्रोच यू कैन अप्लाई फॉर पेपर 2। पेपर 2 के अंदर भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 7:3 का रेशो भी आप लगा सकते हैं, जहां पर आप पेपर 2 के या पेपर 1 के दोनों एग्जामिनेशन के 7 यूनिट्स आप वो रख सकते हैं जो आपका बिल्कुल स्ट्रांग एरिया है, एंड 3 यूनिट्स आप वो रख सकते हैं जहां पर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगलिंग टॉपिक्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से चलेंगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एरिया को रिवीजन में रखना है, स्ट्रगलिंग टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है, ताकि आप उसको भी स्ट्रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर सकें। इसके साथ साथ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो आता है ना उसको बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, और जो नहीं आता उसको वो छोड़ देते हैं। सो दिस should not be done. You have to spend more time on weaknesses and obviously less on strength. लेस ऑन स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कम टाइम लगाएं। ये नहीं जो आता है उसको वापस पढ़े जा रहे हैं, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा टाइम दें अपनी वीकनेसेस के ऊपर, जो कमियां हैं जो नहीं आती उसमें ज्यादा समय दें। ठीक, इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट राइट सिंगल सोर्स। देखिए इंटरनेट के ऊपर सोर्सेस की कोई कमी नहीं है ना, बहुत ज्यादा सोर्सेज आजकल हो चुके हैं अवेलेबल, बट हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमें 60 डेज के अंदर ही प्रिपेयर करना है, या माइट भी उससे भी कम टाइम हो। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपके पास सर्च करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। किसी एक मेंटोर को पकड़े, मैं नहीं कहती मुझसे पढ़े, किसी से भी पढ़े, पर एक मेंटर, एक गुरु आपका होना चाहिए जो आपका बिल्कुल राइट सोर्स हो, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये मेरे को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवा सकता है। सो there should be one guru, there should be one mentor, follow the one right strategy because you have less time. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट अप्रोच को यहाँ पर सिंगल सोर्स को फॉलो करें। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सिंगल सोर्स को, राइट एंड सिंगल सोर्स है ना, ये बेसिकली जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस देते हैं, आईएएस वगैरह पेपर क्वालिफाई करते हैं, वो भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करें, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन के अंदर रखें। राइट, इसको आप जब राइट सिंगल सोर्स से आप स्टडी करेंगे तो यहां पर आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिविजन के अंदर रखें, मल्टीपल टाइम्स उस टॉपिक को स्टडी करें। जब आप मल्टीपल टाइम एक चीज को स्टडी करेंगे तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी ना कि ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा, आप सब कुछ कवर कर लेंगे। तो एक ही चीज को पकड़ें, पर उसको आप अपने रिपीटेड स्टडी के अंदर बेसिकली प्लेस करें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लटकाएं नहीं, रिपीटिशन के अंदर रखें। आज पढ़ा उसके बाद आप भूल गए थोड़े दिन के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा उसको रिवीजन के अंदर बेसिकली पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो देयर आर सम क्वेश्चंस जो हमारे पेपर के अंदर हो सकते हैं, जो कि आपको पता होता है क्योंकि आपने सबसे पहले पीवाईक्यूज देखे, तो कहीं ना कहीं पता है ना प्रिडिक्टेबल पोर्शन कौन सा होगा। प्रिडिक्टेबल पोर्शन वो होता है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो उस टॉपिक के ऊपर आप ज्यादा एफर्ट करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आता हुआ गलत हो गया ना तो रेस में बहुत पीछे हो जाओगे। नहीं आता हुआ तो वो तो सबके लिए नहीं आता होगा,
है ना? वो तो सबको ही नहीं आता होगा, बट अगर आता हुआ आपने गलत कर दिया तो आप रेस में से बहुत ज्यादा पीछे हो सकते हो। तो प्रिडिक्टेबल पोर्शन बेसिकली आपको पीवाईक्यूज की स्टडी से पता लगता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली बार बार एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे हैं। एंड जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला, इट्स अ पिन पॉइंट स्टडी, इट्स नॉट कि सब कुछ पढ़ना है, नो, इट इज कि आपको कंपटीशन को समझना है कि पेपर की डिमांड है क्या, एंड एज अकॉर्डिंग टू पेपर की डिमांड यू हैव टू वर्क ऑन द प्रिडिक्टेबल पोर्शन जो कि एग्जामिनेशन रिपीटेडली बार बार पूछता है। इसके साथ साथ एक सजेशन मेरा टाइम टेबल को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज भेजते हैं कि मैम कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो, मुझे लगता है 1:3 का रेशो एकदम अप्रोप्रिएट रहता है। अगर आप 3 घंटा पेपर 2 पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा पेपर 1 पढ़ना ही चाहिए, है ना? अगर आप 2 घंटे पेपर 2 पढ़े तो आप यहाँ पर आप 6 घंटे पढ़े, समझ रहे हो? इस तरीके से तो जितना भी आप पढ़े उसका 3 गुना, जितना आप पेपर 1 पढ़े उसका 3 गुना अगर आप पेपर 2 पढ़ते हैं, बिकॉज पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। आपका एक्चुअल का जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 है, तो जिसमें आपने डेफिनेटली एग्जामिनेशन फिल करा था। एंड बट पेपर 1 एट द सेम टाइम आप छोड़ नहीं सकते, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे भी आपको बोला था कि कुछ बच्चों का थ्योरी स्ट्रांग हो सकता है तो दे कैन पुट मोर एफर्ट इन दैट, एंड जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको भी वो प्रैक्टिस के अंदर रखें। बट आई एम नॉट सेइंग कि जो आपका वीक एरिया उसको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। वीक एरिया के ऊपर तो आपको वर्क करना है, स्ट्रगलिंग टॉपिक्स पे तो आपको ज्यादा एफर्ट करना है। स्ट्रॉन्ग एरियाज को आप बेसिकली रिविजन के अंदर रखिए, क्योंकि वो पोर्शन है जो आपको नंबर दिलवाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी डे 30 मिनट ऑफ रिविजन, ये नहीं कि सोचे आखिरी में जाके रिविजन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 60 डेज का टाइम है, टाइम तो ज्यादा वैसे भी नहीं है। तो आपको रिविजन को साथ के साथ रखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक में हर एक दिन 30 मिनट्स का रिविजन एटलीस्ट आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल दूं, एटलीस्ट। हो सकता है कि आप इससे ज्यादा समय निकाल पा रहे हैं तो जरूर करें। उसका रीजन ये होगा कि आपने जो पढ़ा है ना वो याद रहेगा। जब वो याद में रहेगा तो क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई तभी होगा, जब याद में ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, है ना? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिविजन को रेगुलर रखें। एंड एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट, आखिरी के 20 दिन एग्जामिनेशन के बहुत क्रूशल होते हैं, बिकॉज यहां पर आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसके साथ? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है, फास्ट ट्रैक रिवीजन, एकदम रैपिड रिवीजन करना है, एकदम ऐसा कि भाई ये नहीं कि घंटों लेके बैठ गए, रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे। रिवीजन का राइट स्ट्रैटेजी यही होता है। इट्स नॉट अबाउट टर्निंग द पेजेस ऑफ योर नोट्स, इट इज अबाउट डूइंग द फास्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस में आप उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हो जो आपने बेसिकली रिवाइज करा। तो रिवीजन को घंटों लेकर नहीं बैठना, रिवीजन का मतलब है फास्ट ट्रैक रिवीजन एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। तो मुझे लगता है ये कुछ एसेंशियल पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा चैनलाइज करें। इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टमैटिकली थोड़ा स्टडी करें ताकि ये 60 डेज आप बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड, एंड आई होप कि ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। एंड आपको इस 60 डे प्लान को एज इट इज़ अप्लाई करना है, इसमें कुछ आपने alteration नहीं करना। Apply this 60-day plan and you yourself will find out the results. God bless you. Best wishes. Bye.